नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर के नोएडा से जुड़ी हुई एक खबर के साथ, जहां पर नोएडा में बीजेपी सांसद सुरेंद्र नागर पहुंचे हैं और यहां पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर ने नोएडा में मणिपुर की घटना और विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर गौतम बुद्ध नगर में उनका स्वागत हुआ है। बड़ी तादाद में लोगों ने सुरेंद्र नागर का माला पहनाकर स्वागत किया। मणिपुर की घटना पर सुरेंद्र नागर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जब हमारे पीएम संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष का घमंडी गठबंधन दुम दबाकर भाग निकला। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय टीम अभी गठित हुई उसमें गौतम बुद्ध नगर से मुझे राष्ट्रीय टीम में मंत्री के रूप में शामिल किया। क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे देश में आज जो हालात हैं, चुनाव का माहौल है, 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और पूरे दल मिलकर सब हम लोग हमारे साथी दल कर रहे हैं। एनडीए के सभी साथी, हमारा लक्ष्य है कि तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था वो दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। परिवारवाद, तुष्टीकरण से इस देश को की राजनीति से मुक्ति मिले। देश रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई छुए। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, ये हमें उम्मीद है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ये हम सब कार्यकर्ताओं के रूप में हम सबका प्रयास होगा। और नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ एक बार पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा सबका प्रयास है। हमारे चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात दिल्ली पुलिस की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के नाम पर एक और बदनुमा दाग लगा है। कुछ आंकड़े सामने आए हैं और यकीन मानिए ये आंकड़े बिल्कुल भी खुश कर देने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस के 63 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं और इनमें से केवल 13 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़ा 5.5 साल का है। फिलहाल कोर्ट में एक भी आरोपी का दोष हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ है। वहीं 7 आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट बरी कर चुकी है। कुछ केस में आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि कुछ में पीड़िता के साथ समझौता हो गया। अभी कई मामले कोर्ट में विचाराधीन भी हैं। आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता जिशान हैदर के सवालों के जवाब में ये आंकड़े सामने आए हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व एसीपी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। वेद भूषण सर, जो आंकड़े हैं उसमें क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल कि 63 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं। क्या यह आंकड़ा शर्मसार कर देने वाला है, या आपको लगता है कि शायद और ज्यादा मामले रहे होंगे और सिर्फ 63 मामले सामने आए होंगे? 5.5 साल का यह आंकड़ा है, एक वर्दीधारी पर, एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप। जी बिल्कुल, ये आंकड़े शायद कम भी हो सकते हैं और इसमें ज्यादा मामले हैं जो रफा दफा हो गए हो पुलिस की भाषा में, या फिर शिकायत ही ना हुई हो। परंतु जो आंकड़े हैं वाकई में एक शर्मसार करने वाले हैं। कि उम्मीद की जाती है वर्दी में, यूनिफॉर्म के अंदर जो पुलिस में, आर्मी में, दूसरी जगह पर लोग तैनात हैं, उनसे अपेक्षा होती है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से कानून का पालन करेंगे और इस तरह की चीजें उनके खिलाफ ना आ पाए। परंतु अब जो मामले आए हैं तो उनमें तमाम देखने वाली बात यह, 2 तरह के इसमें एक्शन होते हैं। एक तो पीनल एक्शन होता है जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, यदि उसमें एफआईआर बनती है। दूसरा उनके खिलाफ विभागात्मक कार्रवाई होती है, जैसा आप दिखा रहे हैं कि 312 5 साल में सस्पेंड किए गए। तो सस्पेंशन है
वो एक क्रिमिनल जो केस चलता है वो अदालतें तय करती हैं कि उसका ऑफेंस था या नहीं था, क्योंकि बहुत सारे मामले इस तरह के मामले होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जो सामने वाली पार्टी है, जो लड़की है, दूसरा जो लड़की जो विक्टिम है, वो राजीनामा कर लेते हैं अपनी मर्जी से या दबाव में या किसी और वजह से। वो एक अदालत का मामला है। अदालत क्योंकि उसके लिए कानून में सब बराबर होते हैं, तो जो जिस आधार पर जो एविडेंस उनके सामने आते हैं उसी आधार पर निर्णय करती हैं। परंतु जहां तक डिपार्टमेंटल एक्शन का संबंध है, उसमें इनके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जिसमें कि कुछ माइनर पेनल्टीज होती हैं, कुछ मेजर पेनल्टीज होती हैं। इवन लोगों को डिसमिस भी कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनके खिलाफ उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है, और बहुत सारे इस तरह के एक्शन है जो आमतौर पर पब्लिक को उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। परंतु जब आरटीआई के थ्रू आपने निकाला तो उसमें ये भी बताया गया होगा कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंट ने क्या बाद में एक्शन लिया। अदालत से बरी होना एक अलग बात है, परंतु जहां तक डिपार्टमेंट का एक्शन है वो अपनी जगह स्टैंड करता है, तो इन मामलों के अंदर जरूर एक्शन लिया जाता है। और जैसा कि आपने दिखाया कि सस्पेंड करना भी एक तरह से उनके लिए बदनामी का कारण बनता है, उनके खिलाफ एक्शन का कारण बनता है। तो इस तरह जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक डेटरेंट साबित होती है कि जब एक्शन लिया जाता है तो और लोगों पर भी असर पड़ता है कि वो ऐसा गलत काम ना करें, एक नजीर बन जाए कि ऑफेंस इस तरह के कम हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस तरह के एक्शंस के बाद में, और जैसा आप टीवी पर दिखा भी रहे हैं, तो जो लोग आपके मीडिया को देखेंगे, चाहे पुलिस कर्मी है या दूसरे लोग हैं, वो एक लेसन लेंगे, एक सबक सीखेंगे कि ऐसी गलती करेंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, आपके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, तमाम तरह के एक्शन आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तरीका है, क्योंकि कानून में सब बराबर है, कानून के हिसाब से अदालतें काम करती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, उससे बाहर ना अदालत जा सकती है ना पुलिस विभाग जा सकता है। तो जैसा देश का कानून होगा उसी हिसाब से उसमें एक्शन लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद और ज्यादा कमी आएंगी इस तरह के मामलों के अंदर, और ये केवल दिल्ली पुलिस का ही नहीं, पूरे इंडिया में का मामला है, और तमाम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि ऐसी गलती ना करें जिससे कि एक नजीर बने और बदनाम हो, दाग लगे। वेदभूषण जी, हम बात कर रहे हैं कि इससे नजीर पेश हुई होगी, सबक सीखा होगा, अब वो समझ गए होंगे कि विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, कानून के तहत सजा मिल सकती है, लेकिन ये सब चीजें तो पहले से पता है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि कानून हमारे देश में हर अपराध के लिए है, हर स्तर के अपराध के लिए, और हर तरह की सजा उसमें दी जाती है, अपराध को देखते हुए कि कौन सा अपराध कितना गंभीर है, कितनी इसमें अधिकतम सजा, क्या इसमें अधिकतम सजा दी जानी है या फिर कम सजा से सजा दी जानी है। और पुलिस वाले से बेहतर ये किसको पता होगा कानून क्या है, क्या सजा का प्रावधान है, क्या सही है, क्या गलत है। उस वर्दी को धारण करते वक्त कसम खाई जाती है, उस कसम की भी लाज नहीं। आखिर वर्दीधारी को तो सबसे पहले कानून पता है, अपराध पता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल पता होता है कि जो मेरा एक्ट है, जो मेरा कार्य है, वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, और उसके बावजूद यदि वो कानून को तोड़ता है, काम करता है, तो उसके खिलाफ उसी हिसाब से सख्त एक्शन भी लिया जाता है। और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर शिकायत आने पर बहुत, इस खासतौर से जहाँ दुष्कर्म के मामले होते हैं, रेप के मैटर्स होते हैं, मोलेस्टेशन के मैटर्स होते हैं, वहाँ पर बहुत क्विक एक्शन होता है, तेज एक्शन होता है और जल्दी एक्शन होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बनस्पत के दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये जो इस तरह के अपराध है तमाम पब्लिक सेक्टर के अंदर, मीडिया में, हर डिपार्टमेंट के अंदर है, ये यूनिवर्सल है। और ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह के ऑफेंस होते हैं, परंतु एक कहीं ना कहीं से सीख लेनी चाहिए। जो सीख जाते हैं वो इन चीजों से बच जाते हैं, नहीं तो जो गलती करते हैं उसका खामियाजा उनको, उनके परिवार को, उनकी जनरेशन को भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक कलंक जो लगता है, वर्दी पर ही कलंक नहीं लगता, उनके ऊपर इंडिविजुअल भी, उनके परिवार के ऊपर भी, उनकी बिरादरी, गांव, देश, जहाँ के वो रहने वाले, सब जगह बदनामी का उनका कारण बनते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब जरूर होता है और अदालत से बच जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं जो उसने गुनाह किया है समाज उसको कभी माफ नहीं करता, क्योंकि उस पर दाग लगा होता है। ठीक है, अदालत से बरी होकर आ गया, परंतु लोग यही कहते हैं कि ये रेपिस्ट, रेप का केस इसके ऊपर था या मोलेस्टेशन का केस था। तो जो समाज में उसकी स्थिति होती है उसमें जरूर गिरावट आती है और बिल्कुल जमीन के नीचे चले जाता है। थोड़ा शर्मसार आदमी होता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से केसों में
लोग सुसाइड कर जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब उनका जीना दुश्वार है, उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है और समाज में वो किस तरह से अपना मुंह दिखा पाएंगे, कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे, कैसे अपने परिवार को, माता पिता, पत्नी, भाई बहनों को चेहरा दिखाएंगे। लेकिन वेदभूषण सर, मुझे लगता है ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगे हो। एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान जो जानते बूझते जिसने अपराध किया हो, वो कभी भी सुसाइड या पश्चाताप जैसी ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। वेदभूषण सर, देखिए, लगातार जब भी हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है दिल्ली का, देश की राजधानी का, कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। देर रात को महिलाएं नहीं निकल सकती हैं, अकेली अगर महिला जा रही है सुरक्षित नहीं है। और हम कहते हैं कि नहीं, दिल्ली पुलिस, लगातार दिल्ली पुलिस के ऐड हम देखते हैं, सरकार जो प्रचार करती है कि दिल्ली पुलिस जो है बहुत मुस्तैद है, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। अब दिल्ली में अगर पुलिस ही ऐसे काम करेगी, अगर पुलिस पर ही ऐसे संगीन आरोप होंगे, तो फिर जनता किसकी तरफ देखे? कैसे दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित होंगी? पुलिस वाला ही सुरक्षित नहीं। आज तक तो लड़कियों को यह कहा जाता था कि अगर शाम का वक्त है, बस नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिल रही, कोई पीसीआर वैन पास में है, कोई पुलिस वाला पास में, आप उससे कहिए, वो आपको घर छोड़ देगा, आपको मदद मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ये चीजें ना तो समाज से, ये केवल समाज से सीख हो सकती है, परिवार से सीख हो सकती है कि कैसे इस तरह की चीजों पर कंट्रोल लगाया जाए। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस तरह के बहुत सारे मामलों में झूठे पाए गए, फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए गए, जिसको बोलते हैं हनी ट्रैप बोलते हैं, या झूठे मुकदमे, मोलेस्टेशन के, रेप के। बहुत सारे लड़कियां भी आजकल इतने एडवांस हो गई हैं कि वो तुरंत एकदम फॉल्स एलिगेशन लगा के अपने बदला ले लेती हैं। तो ये जो चीजें हैं, एकदम से इस चीज पे निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता कि उसमें समाज जिम्मेदार है, लड़की जिम्मेदार है, लड़कियां जिम्मेदार है, क्योंकि ये चीज घर से सीख से आती है। लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है? जो अपना लड़का कोई गलती कर आता है, उसके लिए दूसरा मापदंड है परिवार में। लड़की यदि रात को लेट चली जाए तो लड़की को आवारा करार कर दिया जाता है। तो ये चूंकि हमारा समाज है इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट या कानून अदालत जिम्मेदार नहीं है। हम अपने परिवार में क्या शिक्षा दे रहे हैं, अपने बेटे को क्या सिखा दे रहे हैं, बेटी को क्या, किस परिवेश में हम रख रहे हैं, क्या उसका सामाजिक, उसका ढांचा जिसमें वो जाते हैं, रहते हैं, तो तमाम चीजें हैं। इसके लिए केवल पुलिस, अदालत, तमाम सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और भी जो इसके सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, और जो शिक्षा है, वो भी एक इसका बहुत अहम पहलू है, जिसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आने वाले टाइम में, चूंकि अब लिबरल हम लोग हो रहे हैं, तमाम चीजें खुल रही हैं, लोग विदेशों से होकर आ रहे हैं, दूसरी कल्चर जी रहे हैं, धीरे धीरे लोग नाइट लाइफ यहाँ बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अंदर भी आप देखें तो ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी भी चीजें हैं, कुछ खराबियां भी लेकर आती हैं। तो ये इसका एक मिक्स रिएक्शन होता है समाज के अंदर, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और ज्यादा ओपननेस आएगी सोसाइटी के अंदर। तो ऐसी हालत नहीं है कि बिल्कुल एकदम सड़क पर लड़की जा रही है तो एकदम लूट ही मच रही है, ऐसी हालत नहीं है दिल्ली के अंदर। करोड़ों की पॉपुलेशन में हम रहते हैं, यदि एक इंसिडेंट हो जाए उससे आप पूरी दिल्ली का मेजर कर लें कि दिल्ली लुट चुकी है, बर्बाद हो गई है, लड़कियों खुलेआम रेप हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहे हैं। ऐसी हालत नहीं है, ऐसी पिक्चर नहीं है। तो इतना बड़ा शहर होगा, इतनी फोर्स कम होगी, रात का टाइम है, कुछ जिम्मेदारियां समाज की हैं, कुछ जिम्मेदारियां पुलिस की हैं, कुछ जिम्मेदारियां दूसरे जो समाज के जो अंग हैं, दूसरे क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कैसे उन लोगों को शिक्षित करें कि लड़कियों के साथ में पुलिस वाले भी हैं कि ना उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे समाज की बदनामी हो। चलिए, शुक्रिया इस बातचीत के लिए वेदभूषण सर आपका। थैंक यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुर दरबारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मधुर, क्या कुछ है ये पूरी खबर? ये जो आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाई गई है, क्या जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं, जिशान ने क्या आरटीआई डाली थी, पूरा विस्तार से बताएं एक बार। हाँ जी, मैं आपको बताऊँ, आरटीआई की सोर्स में से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसमें निकल के पिछले 5.5 साल के इसमें डेटा निकल के आ रहा है। और 5.5 साल के डेटा में उनमें करीब 312 लोग ऐसे हैं पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया गया है। और उसके अलावा जो है करीब 63 लोग ऐसे थे, 63 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनके ऊपर जो है दुष्कर्म चार्जेस थे, जिनमें से केवल 13 अभी सिद्ध हो पाए हैं, बाकी अभी सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो है अभी कुल मिलाकर के एक पूरी जो आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, वो कुल मिला के यही आ रही है कि अभी जो है दिल्ली में जो 63 पुलिसकर्मी दुष्कर्म के केस है, इन पे अभी केस दर्ज चल रहा है और इससे जो है अभी कार्रवाई चल रही है और न्यायालय में चल रहा है। तो कुछ कब तक इस पर डिसीजन आते हैं। और मैंने बताया कि 13 करीब इसमें पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं और पूरे पिछले 5 साल में 312 को करीब सस्पेंड किया गया है। तो ये पूरा एक आरटीआई के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। जी
आखिर क्या वजह थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? ज़ीशान ने ये आरटीआई क्यों डाली थी, किस वजह से उनके दिमाग में ये आया कि इस बात के बारे में पता किया जाए कि आखिर दिल्ली पुलिस का दामन कितना पाक है और कितना दागदार? हाँ जी, आरटीआई निकालने का पर्पज मुख्य रूप से यही होता है कि आपको क्या कहते हैं कि क्या यहाँ के जो डेटा चल रहे हैं, भाई राजधानी हमारी दिल्ली देश की राजधानी है, और ऐसे में जो है वो राजधानी जो है उसमें क्या पोजीशन चल रही है। देश की राजधानी के हाल जो है अगर इस तरीके से होगा तो पूरे देश का क्या होगा। तो दिल्ली पुलिस को काफी जो है अलर्ट माना जाता है, काफी चौकस माना जाता है। तो उसको लेकर के कि उनको मतलब एक तरीका तो ये भी था, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरटीआई निकालने का पर्पज ये भी था कि पूरे डेटा निकालने थे कि पिछले 5 साल में यहाँ का जो वो चल रहा है, क्या कहते हैं करप्शन लेवल वो क्या है दिल्ली का। क्योंकि सबसे बड़ी बात कैपिटल है और पूरे इंडिया का पूरा वर्ल्ड को एक तरीके से रिप्रेजेंट करके हम लोग देश को रिप्रेजेंट करती है पूरे दुनिया में। तो ऐसे में ये होना बहुत लाजमी है, ये पता करना लाजमी है कि आज जो है यहाँ दिल्ली की पुलिस कितनी सतर्क है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं एम्बेसीज हैं और बहुत से फॉरनर्स आते रहते हैं, हर डेलीगेशन आते रहते हैं फॉरन से। तो इसको लिहाज को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस कितनी अलर्ट है। वैसे अलर्ट रहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे उसमें निकले हैं करने जो मधुर क्या इस बारे में भी जानकारी मिल पाई है कि ये जो तमाम आरोप जिन 63 पुलिसकर्मियों पर लगे हैं या फिर जो 13 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए हैं, ये किस रैंक के पुलिस वाले थे? जी अभी तो पूरा पुलिस कर्मी करके पूरे महकमे करके निकल के आ रहा है। ये अभी पूरे अगर कैटेगराइज उसको नहीं किया सकता, लेकिन ये कि हाँ ये पूरे पुलिस महकमे की बात को लेकर के निकल के आ रहा है। उसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं अभी क्लियर हो रहा है कौन किस पद पे है। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस के पूरे एक टोटल कैटेगरी को लेकर के इसमें वो आरटीआई निकाली गई है। जी चलिए, शुक्रिया मधुर इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात ग्रेटर नोएडा की खबर की करेंगे, नोएडा की खबर की करेंगे, जहां पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर नोएडा में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बिजली का पोल लगाकर समय पर बिजली सप्लाई को बंद नहीं किया गया था। तभी अचानक से बिजली का पोल बिजली के तारों से टच हो गया, जिससे कि बिजली के पोल में करंट आ गया। मौके पर ही यहां एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। बिजली का करंट लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी और बिजली से झुलसे लोगों को नोएडा के ESI अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पूरा मामला नोएडा का है, जहां पर बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिजली के पोल में यहां पर करंट आ गया, यहां पर बिजली का पोल लगाया जा रहा था, लेकिन इस बीच यहां पर बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि ये पोल आसपास के बिजली के तारों से टच हो गया और उन तारों से करंट इस पोल में उतर आया और वहां पर मौजूद लोगों को ये करंट लग गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इसके अलावा 7 लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहले लोगों को अचानक समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन जब तक समझ में आ पाता तब तक एक शख्स की मौत हो गई थी। 7 लोग झुलसे हुए हैं। इस घटना में वो झुलस गए हैं बिजली के करंट से। अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। नोएडा की ESI अस्पताल में बिजली के करंट से झुलसे हुए लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हुए ग्रेटर नोएडा की एक और खबर का रुख करेंगे, जहां पर पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पहले आपके घर में आपकी मदद के नाम पर घुसते हैं और उसके बाद आपके घर का कैश उड़ा ले जाते हैं। दरअसल 2 ऐसे लोग जो कि घर में सहायिका के तौर पर काम किया करते थे और फिर घर में रखे हुए कैश पर हाथ साफ कर देते थे, वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस के द्वारा पकड़े गए दंपत्ति के साथ
चोरी के 23,50,000 कैश बरामद हुए हैं। साथ ही 2 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, एक बैग, एक पर्स भी बरामद किए गए हैं। ये एक दंपत्ति है, ये दोनों पति पत्नी हैं आपस में, जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अब तक कितने घरों में उनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, इस बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। पूर्वांचल रॉयल सिटी के एक व्यक्ति द्वारा लिखाए गए मुकदमा अपराध संख्या 427/2023 धारा 381 IPC में उनके घर में काम करने वाली एक घरेलू सहायिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से चोरी किए गए 15,40,000 रुपये, 2 पासबुक, 2 मोबाइल, एक बैग और एक लेडीज पर्स बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर इसमें उनको जेल रवाना किया जा रहा है। घरेलू सहायिका घर में काफ़ी दिनों से कार्यरत थी और घरेलू महत्वपूर्ण सामान और रुपयों की इसके द्वारा चोरी की गई थी। पूर्वांचल। चलिए आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किशोरों में सहमति से यौन संबंध को अपराध न मानने की मांग से जुड़ी एक अर्जी दायर हुई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र से रुख पूछा है। इसे आमतौर पर रोमियो और जूलियट कानून कहा जाता है, जो दुनिया के कई देशों में लागू है। याचिका में दावा किया गया है कि किशोर 18 साल से कम उम्र के, यानी कि बच्चे, ऐसे लोग जो 18 साल से कम उम्र के हैं, वो अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, पर कानूनी तौर पर यह अपराध है। ये दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। कानून के मुताबिक कई मामलों में लड़का तब सजा का हकदार बनता है जब लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। माँ बाप पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जनहित याचिका वकील हर्ष विभोर सिंघल ने दायर की है और नाबालिगों के बीच यौन संबंधों के मामले में दुष्कर्म से जुड़े कानून को चुनौती देती है ये याचिका। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश जारी करे जिसमें 16 से 18 साल के किशोरों में सहमति से बने संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर हो। याचिका में तर्क दिया गया है कि किशोरों के पास इतनी क्षमता है कि वो जोखिम समझकर सही फैसला ले सकें। कई देशों में लागू रोमियो और जूलियट कानून नाबालिगों में संबंध के मामले में सुरक्षा देता है अगर इसमें दोनों के बीच सहमति हो और उम्र का अंतर कम हो, जैसे कि फ्रांस में सहमति से संबंधों की उम्र 15 साल है। जापान में युवाओं में राय लेने के बाद उम्र 13 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। चीन में यह उम्र 14 है तो ब्रिटेन में 16 साल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात वन महोत्सव की कर लेते हैं। दरअसल पेड़ों और वनों को नुकसान की शिकायत दर्ज करने वाला एक पोर्टल शुरू किया गया है और गोपाल राय ने ये छठे वन महोत्सव में इसका शुभारंभ किया है। राजधानी में पेड़, वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल फॉर ग्रीन रोहिणी सेक्टर 15 में छठे वन महोत्सव की शुरुआत पर लॉन्च किया गया है। वन महोत्सव में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में इको क्लब के छात्रों, शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए गए। ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800-118600 पर पेड़ काटने और नुकसान पहुंचाने, वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करने, वन्य जीव को खतरा, वन्य जीवों के बचाव और वन्य जीव अपराध की शिकायत करने पर
कार्रवाई की जाएगी। ghl.eforest.delhi.gov.in पर भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। छठे वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल राय ने पौधारोपण से की। उन्होंने बताया कि दिल्ली की ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में साल 2013 में हरित क्षेत्र 20% था, जो साल 2021 में बढ़कर 23.06% हो गया। इस वर्ष भी 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मौके पर विधायक राजेश गुप्ता, महेंद्र गोयल, ऋतुराज गोविंद, जय भगवान समेत कई नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही।